प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने पुरा पाषाण काल के बर्फीले और विशालकाय युग की यात्रा की थी। हमने देखा था कि कैसे हमारे पूर्वजों ने लाखों साल तक प्रकृति की कठोरतम परिस्थितियों में जीवित रहना सीखा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास पृथ्वी ने एक गहरी सांस ली। बर्फ की मोटी चादरें पिघल रही थीं, ग्लेशियरों के पीछे हटने का संगीत गूंज रहा था और धरती अपनी लंबी बर्फीली नींद से जाग रही थी। ये एक नए युग की सुबह थी। ये पूरा पाषाण काल के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत के बीच का समय था। ये दो दुनियाओं के बीच का एक सेतु था। इसी सेतु को इतिहासकार मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज कहते हैं। ये वो दौर था जब इंसान ने बदलते हुए पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना सीखा। उसने बड़े और भारी भरकम औजारों को छोड़कर छोटे, कुशल और जादुई हथियारों का आविष्कार किया। उसने शिकार करने के नए तरीके खोजे और शायद पहली बार किसी जानवर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये कहानी है अनुकूलन की। ये कहानी है नवाचार की। ये वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें शिकारी संग्राहक से एक किसान बनने की दहलीज तक ले जाती है। तो चलिए आज उस दौर में चलते हैं जब जंगल घने हो रहे थे, नदियां अपने नए रास्ते बना रही थीं और इंसान अपनी दुनिया को एक नई नजर से देख रहा था। मध्य पाषाण काल, अर्थ और संदर्भ। सबसे पहले आइए इस शब्द को समझते हैं। मध्य पाषाण भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, मेसो यानी मध्य या बीच का, और लिथोस यानी पत्थर। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मध्यम पत्थर का युग। ये पूरा पाषाण काल, पुराना पाषाण युग और नवपाषाण काल, नया पाषाण युग के बीच का एक संक्रमणकालीन चरण यानी ट्रांजिशनल फेज है। इसकी समय सीमा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थोड़ी भिन्न है, लेकिन मोटे तौर पर यह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 या 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। भूगर्भीय दृष्टि से ये उस युग की शुरुआत है जिसे हम होलोसीन युग कहते हैं, जो आज तक चल रहा है। इस युग की सबसे बड़ी घटना थी अंतिम हिमयुग की समाप्ति। इस विशाल जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बदल दिया। तापमान में वृद्धि, पृथ्वी गर्म और नम हो गई। वनस्पति का विस्तार, बर्फ की जगह घने जंगलों और घास के मैदानों ने ले ली। इससे खाने योग्य पौधों, फलों और कंदमूल की विविधता बढ़ गई। जीव जंतुओं में बदलाव, पुरापाषाण काल के विशालकाय जानवर जैसे मैमथ, ऊनी गैंडे और विशाल हिरण या तो विलुप्त हो गए या उत्तर की ओर चले गए। उनकी जगह हिरण, जंगली सुअर, खरगोश, भेड़ बकरी जैसे छोटे, तेज तर्रार और झुंड में रहने वाले जानवरों ने ले ली। जल स्रोतों का उदय, ग्लेशियरों के पिघलने से नई नदियां, झीलें और दलदली क्षेत्र बने जिनमें मछलियां, घोंघे और अन्य जलीय जीव बहुतायत में थे। इस बदली हुई दुनिया में पुरापाषाण काल के भारी भरकम हस्त कुठार और भाले अब उतने कारगर नहीं थे। तेजी से भागते हिरण का शिकार करने के लिए या एक उड़ते हुए पक्षी को मारने के लिए कुछ नया, कुछ हल्का और कुछ ज्यादा घातक चाहिए था। यहीं से मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति का जन्म हुआ। सूक्ष्म औजार यानी माइक्रोलिथ्स, लघु में विराट की शक्ति। मध्य पाषाण काल की पहचान अगर किसी एक चीज से होती है तो वो है इसके औजार, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। माइक्रो का अर्थ है छोटा और लिथ का अर्थ है पत्थर। तो ये पत्थर के बहुत ही छोटे, अक्सर 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे औजार थे। ये क्या थे और कैसे दिखते थे? ये जैस्पर, चर्ट, अगेट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। इन्हें बड़ी कुशलता से ज्यामितीय आकृतियों में गढ़ा जाता था, जैसे त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, नवचंद्राकार, ब्लेड। इन्हें क्यों बनाया गया, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान ने बड़े औजारों को छोड़कर इतने छोटे औजार क्यों बनाए? इसके कई कारण थे। नए शिकार के लिए अनुकूलन, छोटे और तेज जानवरों का शिकार करने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत थी जिन्हें दूर से फेंका जा सके। दक्षता और किफायत, पुरापाषाण काल की तकनीकों में एक बड़े पत्थर से एक या कुछ ही औजार बनते थे और बहुत सारा पत्थर बर्बाद हो जाता था। मध्य पाषाण काल में दबाव शल्कन तकनीक का विकास हुआ, जिससे एक छोटे से कोर पत्थर से दर्जनों छोटे छोटे ब्लेड और माइक्रोलिथ्स निकाले जा सकते थे। ये कच्चे माल का बहुत ही कुशल उपयोग था। इनका उपयोग कैसे होता था? संयुक्त औजारों की क्रांति। ये माइक्रोलिथ्स अपने आप में हथियार नहीं थे,
वे इतने छोटे थे कि उन्हें सीधे हाथ में पकड़कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उनकी असली शक्ति उनके संयुक्त औजार यानी कॉम्पोजिट टूल्स के रूप में उपयोग में थी। इसका मतलब है कि कई माइक्रोलिथ्स को लकड़ी या हड्डी के हत्थर में गोंद या राल से चिपकाकर एक बड़ा और प्रभावी हथियार बनाया जाता था। कल्पना कीजिए, तीर की नोक। एक लकड़ी के तीर के आगे एक त्रिभुजाकार माइक्रोलिथ लगाकर एक घातक तीर बनाया जाता था। तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी सामरिक उपलब्धियों में से एक था। इसने इंसान को पहली बार दूर से, सुरक्षित रहकर और सटीकता से शिकार करने की क्षमता दी। भाले की नोक यानी स्पेयर हेड। कई माइक्रोलिथ्स को एक पंक्ति में भाले के सिरे पर लगाकर उसे और भी धारदार और घातक बनाया जाता था। हार्पून, मछली पकड़ने वाले भालू में कांटेदार सिरे बनाने के लिए इनका उपयोग होता था। दराती, एक घुमावदार लकड़ी या हड्डी में कई माइक्रोलिथ्स की एक पंक्ति लगाकर दराती बनाई जाती थी, जिसका उपयोग जंगली घास और अनाज को काटने के लिए होता था। यह भविष्य में होने वाली कृषि क्रांति की पहली आहट थी। चाकू और आरी, सीधे हत्थों में लगाकर चाकू और आरी भी बनाए जाते थे। इस तरह माइक्रोलिथ्स ने इंसान को एक ऐसा मॉड्यूलर टूल किट प्रदान किया जिसे वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग रूपों में ढाल सकता था। शिकार, संग्रहण और एक विस्तृत मेन्यू। बदले हुए पर्यावरण और नई तकनीक ने मध्य पाषाणकालीन मानव के भोजन की थाली को भी बदल दिया। वह अब भी एक शिकारी संग्राहक था, लेकिन उसका तरीका और भोजन की विविधता बहुत बढ़ गई थी। शिकार, जैसा कि हमने चर्चा की, अब बड़े जानवरों का शिकार कम हो गया था। शिकार का मुख्य केंद्र हिरन, बारहसिंघा, जंगली सुअर, बकरी, भेड़ और खरगोश जैसे जानवर बन गए थे। तीर कमान के इस्तेमाल ने शिकार को एक व्यक्तिगत गतिविधि बना दिया, जबकि पुरापाषाण काल में बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए पूरे समूह की जरूरत होती थी। वे जानवरों के झुंडों का पीछा करते थे और मौसमी रूप से उनके प्रवासन मार्गों पर डेरा डालते थे। मछली पकड़ना और जलीय भोजन, फिशिंग एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज। नदियों और झीलों की बहुलता ने भोजन का एक नया और विश्वसनीय स्रोत खोल दिया। मछली, उन्होंने हार्पून, कांटे और जालों का उपयोग करके मछली पकड़ना शुरू किया। इसके अलावा कछुए, घोंगे, केकड़े और अन्य जलीय जीवों को भी भोजन में शामिल किया गया। कई मध्यपाषाणकालीन बस्तियां नदियों और झीलों के किनारे पाई गई हैं, जो जलीय भोजन पर उनकी निर्भरता को दर्शाती हैं। संग्रहण, गर्म जलवायु ने वनस्पतियों को समृद्ध किया। अब महिलाओं और बच्चों द्वारा कंदमूल, जंगली फल, बेर, शहद, बीज और मेवे इकट्ठा करना भोजन का एक और भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। दराती जैसे औजारों का मिलना इस बात का संकेत है कि वे जंगली अनाजों की कटाई भी करते थे, हालांकि वे अभी तक उनकी खेती करना नहीं जानते थे। इस तरह मध्यपाषाणकालीन मानव का आहार बहुत विविध था। उसने किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय अपने पर्यावरण में उपलब्ध सभी संभावित खाद्य संसाधनों का उपयोग करना सीख लिया था। इस रणनीति को व्यापक स्पेक्ट्रम अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पशुपालन की ओर पहला कदम, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त। मध्यपाषाण काल की एक और क्रांतिकारी घटना थी पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत। यह प्रक्रिया किसी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि हजारों सालों तक चली। और इस कहानी का पहला नायक था भेड़िया, जो आगे चलकर कुत्ता बना। माना जाता है कि कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर है। यह दोस्ती कैसे शुरू हुई? शायद भेड़िए इंसानी बस्तियों के आसपास फेंके गए भोजन के लिए आते होंगे। धीरे धीरे इंसानों ने उनके बच्चों यानी पिल्लों को पालना शुरू कर दिया। यह एक मानसिक रूप से लाभकारी संबंध था। कुत्ते के लिए उसे भोजन और सुरक्षा मिली। इंसान के लिए कुत्ते ने शिकार में मदद की। इसका मतलब है जानवरों का पता लगाने और उन्हें घेरने में, बस्तियों की रखवाली की और एक साथी यानी कंपेनियन की भूमिका निभाई। दुनिया भर की मध्यपाषाण कालीन कब्रों में इंसानों के साथ दफनाए गए कुत्तों के कंकाल मिले हैं, जो इस गहरे रिश्ते का प्रमाण है। कुत्तों के अलावा मध्य पूर्व और भारत के कुछ हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में मध्यपाषाण काल के अंतिम चरणों में भेड़ और बकरियों को भी पालतू बनाने के शुरुआती सबूत मिलते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर पशुपालन नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ। आवास और जीवन शैली, स्थायित्व की ओर बढ़ते कदम। पुरापाषाण काल का मानव पूरी तरह घुमंतू था। मध्यपाषाण काल में भी जीवन काफी हद तक घुमंतू ही रहा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब वे पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से नहीं भटकते थे, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र के भीतर मौसमी रूप से अपनी बस्तियां बदलते थे। जहां भोजन और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था, जैसे किसी झील या नदी के किनारे, वहां वे ज्यादा लंबे समय तक टिकते थे। इन जगहों पर अर्धस्थायी बस्तियों यानी सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स के प्रमाण मिलते हैं।
पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के खंभों के निशान यानी पोस्ट होल्स, चूल्हों यानी हर्ट्स और कचरा फेंकने के गड्ढे यानी मिडेंस मिले हैं, जो बताते हैं कि वे अस्थायी लेकिन व्यवस्थित आवास बनाते थे। ये झोपड़ियां शायद लकड़ी, घास फूस और जानवरों की खाल से बनी होती थीं।